We're doing the next paper now. Hello, everyone. So, question number one is all the chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane of a cell in dash phase of mitosis. कौन सा ऐसा फेज है माइटोसिस का जिसके अंदर सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंट्रल इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज करते हैं? सो दैट फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में जो है सारे क्रोमोसोम्स खुद को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इन इन थर्मल पावर प्लांट द डैश एनर्जी इन द कोल इज converted into electrical energy, so the answer will be chemical energy। कोल के अंदर की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? genetically modified dash crop has the ability to destroy the bollworms। तो आंसर क्या आएगा? genetically modified bt cotton crop has the ability to destroy the bollworms, क्योंकि bollworms जो है वो बीटी कॉटन के अंदर लग रहे थे, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी किसके पास आएगी? बीटी कॉटन के पास आएगी, बीटी ब्रिंजल में नहीं होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? dash disease is related with the synthesis of insulin। With the synthesis of insulin, the disease which is related is called as diabetes। ठीक है, next question is dash helps to improve concentration in studies। Meditation helps to improve concentration in studies। Next question is wisdom teeth is a vestigial organ, the lungfish is a connecting link। What is lungfish? It is a connecting link। कैसे मेरे दिमाग में ये आंसर आया? बिकॉज देखो, विजडम टीथ जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आती है, और ये सारा पॉइंट हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? दिस ऑल वी स्टडी अंडर दी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो लंग फिश भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का, और जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है। दैट इज वाई मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिशेस। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट इज स्प्रेड द ऑड कंपोनेंट प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेलानिन एंड टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर आपका मेलानिन आएगा। द आंसर इज क्यों, द एक्सप्लेनेशन इज क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये सारे जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। मेलानिन ये एक हार्मोन नहीं है, पहली बात तो ये एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन हमारे स्किन से रिलेट करती है। तो ये ऑर्गन आउट क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज अ प्रोटीन एंड द रेस्ट इज द हार्मोन। नेक्स्ट, say true or false, the turbines at the thermal power plant operate on solar energy। That is false। The turbines at the thermal power plant operate on heat energy। हीट एनर्जी भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, थर्मल एनर्जी बोलना चाहिए यहाँ पे। बिकॉज हमारे जो वाटर वेपर्स है उसके अंदर जो थर्मल एनर्जी है जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आपका टरबाइन ऑपरेट करता है, एंड ना कि सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, क्या बोला है? माई आउटर स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ exoskeleton। I have 3 pair of legs to walk। Tell me which phylum I belong to। देखो, 3 pair of legs का मतलब क्या हो गया? 6 legs। ठीक है, सो आई थिंक टू माई बेस्ट पॉसिबल नॉलेज इसका आंसर आएगा आर्थ्रोपोड। लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिकॉज देखो आर्थ्रोपोड के पास ही क्या होता है? एक्सो स्केलेटन होता है। अब लेग्स के वाला पॉइंट जो है ना हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, सो give me 1 second। नीचे आ गए हम थोड़ा। तो देखो, these animals have joint appendages, hence they are called as arthropods।
Planet Earth has highest number of animals for this phylum. Hence, this is largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. These animals are these animals are found in all types of habitats, ranging from deepest ocean to highest mountains. These body of these animals is triploblastic, eucoelomate, bilaterally symmetrical and segmented. Chitinous exoskeleton is present around their body. These animals are unisexual. Examples क्या आएगा? Crab, spider, scorpion, millipede, centipede, cockroach, butterfly, honeybee, etc. यहाँ पे ना कुछ भी बात नहीं की गई है रिगार्डिंग द लेग्स, बट हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 लेग्स है, मतलब यहाँ पे भी कितने होंगे? 3 लेग्स, मतलब कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। वन सेकेंड, आंसर क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। पॉसिबल टू राइट आर्थ्रोपोडा। फिर क्या बोला है? Write any two examples of man-made disaster. So radioactive pollution से जो डिजास्टर होता है वो, लीकेज ऑफ गैस लिख सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर क्या पूछा आप लोग को? गिव साइंटिफिक रीजन। क्या बोला है? सेल डिविजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिविजन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों होता है, मैं आप लोग को इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिख के आना। देखो, सेल डिवीजन से ही हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको कहीं लग गई, आपकी स्किन निकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमैशिएटेड सेल, इमैशिएटेड पार्ट ऑफ योर बॉडी। मतलब आपकी स्किन अगर निकल जाती है फॉर सम रीजन, तो उस केस के अंदर आपका अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो आपको वहां पे स्किन वापस से बनेगी क्या? आपकी स्किन वापस से वहां पे नहीं बनेगी। तो उसमें भी सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में सेल डिवीजन plays a very important role. Plays a very important role. Just give me 1 second. Um, लगाया? तो हाँ, और दबा दो उसको। दबा, वो प्लग को दबा। या मम्मी कुछ बोल रही थी? दरवाजा बंद कर दे। चलो, next is cell division is one of the very important properties of living cells and living organism। इसमें मैंने क्या पढ़ा? अगर हमको कभी कहीं लग जाती है तो उस केस के अंदर भी सेल डिवीजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में आपके, एक सेकेंड, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स बोल रही हूँ, आपके जो सेक्स सेल्स होते हैं, आपके जर्म सेल्स, फॉर एग्जांपल आपका स्पर्म हो गया, आपका ओवम हो गया, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए हम लोग को उसको डिवाइड करना पड़ता है। अगर वो डिवाइड नहीं करेंगे तो उनका डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना इजी होने वाला है? नहीं होने वाला है, और आगे प्रोडक्शन ऑफ बेबी में भी प्रॉब्लम आएगी। दैट इज वाई सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में गर्ल्स फेस स्ट्रेस ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। इसके ऊपर आप लोग भर भर के, मतलब एकदम भर भर के लिख के आ सकते हो। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग लिख लोगे। तो क्या बोला है?
आवर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश। अब देखो जेलीफिश जो होती है ना, ये बिलोंग करती है सिलेंट्रेटा से, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा के अंदर ना बॉडी के इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, ये ना एक पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं। अगर वो पॉइजनस केमिकल किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे पड़ जाता है ना, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। बॉडी पैरालाइज होने के बाद में वो जेलीफिश उसको खा जाती है। तो ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट होता है। और अगर वही जेलीफिश का केमिकल हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, तो हमारी पहली बॉडी इरिटेट होती है, और इन सम केसेस हमारी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, ठीक है। सो वी विल सी दिस आंसर फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक एज वेल। मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक से भी आप लोग को समझा देती हूँ एक बार कि सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया, body of these animals is cylindrical or umbrella like. If it is cylindrical it is called as polyp, and if it is umbrella like it is called as medusa। मैंने सिखाया था आप लोगों को ये क्लास में। Most of these animals are marine, only few are fresh water dwellers। Body of these animals is radially symmetrical and diploblastic। पूरे एनिमल किंगडम में यही एक ऐसे है जो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। साइनोब्लास्ट bearing tentacles are present around the mouth। Tentacles are useful for capturing the prey, whereas cyanoblasts inject the toxin in the body of prey। Those are useful for protection too। Example: Hydra, Adamsia, Lycia, and Aurelia, corals, etc। सो ये सबके केसेस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, आपका जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे वो लोग जिस किसी भी एनिमल के ऊपर टॉक्सिन गिरेगा, वो एनिमल क्या हो जाएगा, वो एनिमल पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो सेम केमिकल अगर हमारे पे गिरता है तो हमारी बॉडी इरिटेट हो सकती है, और जस्ट लाइक अदर एनिमल्स हम लोग पैरालाइज भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ, श्योरिटी नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद में ये बात कौन से, तो ये तो रहने दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आप लोग के लिए कि एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर आपको क्या डालना है, यहाँ पे आएगा कैट फोर लेग, फ्लिपर ऑफ वे। कैट फोर लेग एंड फ्लिपर ऑफ वे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में एनाटॉमिकल एविडेंस बहुत एक्सप्लेन किया है। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे थे, ह्यूमन एंड पैटाजिम ऑफ बैक, तो मैंने आगे का फिल कर दिया, कैट फोर लेग्स एंड फ्लिपर ऑफ वे। फिर क्या लिखा है, डिस्क्राइब एनी टू एनिमल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो इसके बारे में ना हमारे बुक में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार ये गो थ्रू कर लेते विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, अगर कुछ दिया रहेगा तो हम लोग को मिल जाए, ठीक है। आपको डिस्क्राइब करना है एंडेंजर्ड स्पीशीज की कोई भी दो एनिमल को, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज, और मैं आप लोगों को पता है बताया है, ये स्पीशीज है ना, ये वाला जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ये टॉपिक है ना थोड़ा आप लोग ना रट्टा लगा लो। क्यों रट्टा लगा लो, क्योंकि ना आप लोग को बहुत बार इसके ऊपर का ना डेफिनेशन लिखने के लिए बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग को पूछ लेते हैं, इसलिए आप लोग ना इसके ये जो पूरा 4 पॉइंट है ना, इसको याद कर लो एकदम से, टेंशन ही खत्म कर लो। एक बार आप लोगों ने याद कर लिया ना, एग्जाम में से आपको लिखना रहेगा, कुछ सोचना नहीं रहेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। आई मीन आप लोग मुझे बोलोगे दीदी जो कुछ चीज याद की होती है ना उसको भी सोचना पड़ता है, लेकिन एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। आप लोग को अगर आपने ये बार बार पढ़ा है, तो आप लोग को अगर ये याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपने ओन वर्ड में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग को ना ये वाला जो पैराग्राफ है एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, ताकि आप लोग अपने ओन वर्ड में भी लिख के आ पाओ, ठीक है। So, endangered species, either number of this organism is declined। अब आप ध्यान देखो, is declined मतलब ऑर्गेनिज्म का नंबर कम हो चुका है, और their habitat is shrunk मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो जगह अभी बहुत shrunk हो गई, मतलब ह्यूमंस ने उसको यूज कर लिया है। To such an extent then they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented। इतने एक्सटेंट पे इनकी जगह ले ली गई है कि अगर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मेजर्स नहीं लिए तो ये ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है।
फिर क्या बोला है आप लोग को, एग्जाम्पल क्या दिया है, लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन। लायन टेल मंकी मतलब ये, देखो, शक्ल लायन जैसी मुझे तो लगता है मैंने कभी देखा भी नहीं है एनिमल को अब तक तो। ठीक है, लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन। फिर क्या बोला है, रेयर स्पीशीज, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, मतलब बहुत अच्छे खासे अमाउंट में डिक्लाइन हो चुका है। ऑर्गेन्स ऑफ दीज organisms of these species being endemic may become extinct very fast। एंडेमिक का मतलब क्या हुआ है, वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहे हैं, इसीलिए ये एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, एक्सटिंक्ट होने की कतार पे है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, और यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन आने वाला है। ठीक है, सो नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन हो चुका, एंड organisms of these species being endemic may become extinct very fast. For example, red panda and musk deer. फिर आया आपका vulnerable species. Number of these organisms is extremely less and continues to decline. देखो, इनका डिक्लाइन होते ही जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम, मतलब टेंशन लेने वाली बात है। एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर। फिर आएगा नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स अपीयर टू बी एंडेंजर्ड बट ड्यू टू सम ऑफ behavioral habits like shyness there is no definite and substantial information, मतलब इनको ना देखा ही नहीं गया ज्यादा करके। देखो, these organisms appear to be endangered due to, but due to their some behavioral habits like shyness there is no definite and substantial information, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है हम। सो इसके अंदर क्या आएगा, जाइंट स्क्वेरल। अब ये जाइंट स्क्वेरल कम्स अंडर इंडिटरमिनेट, रेड पांडा एंड मस्क डियर कम्स अंडर रेयर स्पीशीज। वन सेकेंड, हाइलाइटर आई फकिंग हेट। रेड पांडा एंड मस्क डियर, अरे, और व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, दिस इज हैपनिंग टू मी, आई थिंक चलो होता है। ठीक है, सो रेड पांडा एंड मस्क डियर कम अंडर रेयर स्पीशीज। फिर लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन कम अंडर एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो आपको ये लायन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकन का नाम लिखना है बात। ठीक है, अब डिस्क्राइब भी करना है, जितना आपको दिमाग में आए कर देना, नहीं तो फिर आप लोग सिर्फ नाम लिख के आए। ठीक है, फिर बोला है डोनेबल ह्यूमन ऑर्गन, क्या 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 डोनेट कर सकते हो आप लोग, स्किन कर सकते हो, किडनी कर सकते हो, किडनी कर सकते हो, आपका आईज डोनेट कर सकते हो, आपका लिवर भी आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज डोनेटेबल ह्यूमन ऑर्गन्स। इसके बाद में लिखा है एक्सप्लेन द टर्म बायो इंसेक्टिसाइड, मतलब क्या, कि हम लोग इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, देखो, हमारे खेती बाड़ी में इंसेक्ट्स ना लगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड। लेकिन कुछ बायो इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं, मतलब क्या होते हैं वो, कोई लिविंग चीज होती है जिसकी वजह से हमारे क्रॉप में इंसेक्ट्स नहीं लगते। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट वंस। आप लोग को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप लोग उसको बराबर से आंसर करना। मैं फिर से आप लोग को बोल रही हूँ कि आपका जो अभी टेस्ट है, 4 चैप्टर के टेस्ट होने के बाद में आपका सब टेस्ट जो पेपर सॉल्व हुआ है उसके ही चैप्टर्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो बायो इंसेक्टिसाइड इज इन चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर, वन सेकेंड, पेज नंबर 98। ठीक है, इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं दिया है तो वी विल ट्राई टू फाइंड इन चैप्टर नंबर 7।
और लाइन वाइज ये चैप्टर्स, ये सब लेक्चर्स देखना। देखो यहाँ पे दिया है चैप्टर 7 का लास्ट पैराग्राफ। इग्नोर कर देते बच्चे ये पैराग्राफ्स। इग्नोर करना है क्या, नहीं कर। सो बायो इंसेक्टिसाइड में आपको पता है, मैंने आप लोग को ना ये एग्जाम क्लास के दौरान ना ये मार्क कराया है, स्पाइनोसाइड ये वर्ड। आप भी हाइलाइट हो जाओ। ठीक है। सो बायो इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology। आपको याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को सिखाया था बॉलवॉर्म जो होता है, उस कीड़े को मारने के लिए ना एक केमिकल होता है जो एक बैक्टीरिया में मिलता है। तो हमने क्या किया था, वो बैक्टीरिया में से वो केमिकल बनाने वाले जीन को निकाल के हमने उसको प्लांट में डाल दिया था। अब प्लांट भी वो बैक्टीरिया वाला जो जो बनाना था ना केमिकल, वो अब प्लांट खुद बनाएगा। और प्लांट के अगर हम लोग वो लीव्स खा लेगा अगर वो एनिमल, तो वो एनिमल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो बॉलवर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इससे हमने कॉटन प्लांट को लगने वाले बॉलवर्म्स पे जो इंसेक्ट्स लग रहे थे, बॉलवर्म्स लग रहे थे, वो क्या लगेंगे, क्या अभी नहीं लगेंगे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉलवर्म एक इंसेक्ट है जो कॉटन के प्लांट में लगता था। बॉलवर्म को किल करने के लिए एक केमिकल है जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता था। हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया में से वो केमिकल प्रोड्यूस करने वाले जीन को लिया, उसको हमने हमारे कॉटन के प्लांट के जीन के साथ में मिक्स कर दिया। अब कॉटन का प्लांट भी वो केमिकल खुद प्रोड्यूस करेगा उसके लीव्स में और उसी कॉटन के अंदर। अगर बॉलवर्म अगर वो कॉटन खाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, बिकॉज उसका जो एलिमेंट्री कनाल है ना वो जल जाएगा। ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, बाहर से हमको बॉलवर्म को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालना पड़ा क्या, हमने नहीं डालना पड़ा। हमने ये बायोटिक चीजें कुछ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया, और इसके हेल्प से हम लोगों ने इंसेक्ट्स को क्या किया, भगा दिया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स। समझा अभी, ठीक है। सो बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plant with the help of biotechnology. Being toxic to insects, they do not consume the plant. Being toxic मतलब अभी देखो, उनको पता चल गया है, आपको बस देखा देखी समझ में आ जाता है कि ये पत्ते खाने से ना हम लोग मर रहे हैं। तो क्योंकि वो इंसेक्ट्स के लिए अच्छे नहीं है, वो लोग वो प्लांट को खाना बंद कर देते हैं। सिमिलर टू बैक्टीरिया, सम स्पीशीज ऑफ फंगी एंड वायरसेस आर यूजफुल एज पेस्टिसाइड्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, स्पाइनोसाइड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज अ बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पाइनोसाइड क्या है, साइनोसाइड एक बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का, जो एक बायो पेस्टिसाइड की तरह काम कर सकता है। मतलब कीड़े को भगा सकता है, लेकिन ये किससे बना है, फर्मेंटेशन से बना है। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको बायो पेस्टिसाइड। ठीक है। तो आपको इसी को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि अगर हम लोग इंसेक्ट्स को भगाने के लिए कोई बायोटिक वे को यूज करेंगे, मतलब बायोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल वे को यूज करेंगे, तो हम लोग इंसेक्ट्स को भगा सकते हैं। जो भी मैंने आपको रामायण यहाँ पे बताया, आप लोग यहाँ पे अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है। वॉट डू यू वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉक ड्रिल, गिव एग्जाम्पल्स। ये वाला जो पॉइंट है ना, आप लोग इस लेक्चर के लास्ट में करेंगे, तो मैं मार्क करके रख लेती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाँ यस, मैंने आप लोग को इस ईयर की स्टार्टिंग में जब मैंने मेरे घर में क्लासेस लेना शुरू किया था, उस टाइम पे मैं आप लोग को ये पूरा सिखाया था। ठीक है। तो आज इसके ऊपर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ए बी क्यू पूछा है। सो लेट्स सॉल्व दिस। ठीक है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन शोन इन द फिगर। कौन सा रिएक्शन बता रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है वो, न्यूक्लियर रिएक्शन। Where is this reaction used in the nuclear power plant? It is
used in the nuclear power plant for the production of electricity. Which atom is used in this reaction? Uranium. Uranium 235. Next is, this is do it yourself, please, because इस पर डिस्कशन करना फालतू है. So this is do it yourself. Do it yourself. What do you mean by fossils? Write the importance of fossils. Write the name of the method used to find the age of the fossils. हम लोग यूज करते हैं कार्बन डेटिंग. याद आ रहा है? कार्बन डेटिंग, कार्बन 14, कार्बन 12 का रेशियो निकालना. मैं आप लोग को याद आज इस लेक्चर में फिर से याद दिला देती हूँ, ठीक है? So we use carbon dating to determine the age of the fossils. क्या पे आएगा? कार्बन, माय गॉड, कार्बन डेटिंग. ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, एक बार एक डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो आपको यहाँ पे क्या पूछा है. नेम द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल एनिमेलिया, ऑफ किंगडम एनिमेलिया. राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट. तो क्या आएगा यहाँ पे? आर्थ्रोपोडा. अभी भी पढ़ा है हम लोग ने. आर्थ्रोपोडा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द एनिमल्स of this kingdom can be found can be found in any habitat. And they have they have bilateral symmetry. Exoskeleton is made up of chitin. They have paired appendages. मैंने काफी एग्जांपल्स लिख दिए हैं. फिर क्या बोला है? Why is it necessary to ban the use of plastic bags? आप लोग इसका आंसर खुद से लिखेंगे. क्या क्या लिखेंगे? कि प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज करना इजी नहीं होता है. प्लास्टिक बैग थाउजेंड्स ईयर्स तक हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं. प्लास्टिक बैग अगर पानी में चले गए तो वो एक्वाटिक एनिमल्स खा लेते हैं. उनके पेट में प्लास्टिक बैग जाने की वजह से एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं. प्लास्टिक बैग्स को अगर जलाया गया डिकम्पोज करने के लिए, तो पहली बात तो कंप्लीटली डिकम्पोज तो होंगे नहीं, और जलाने की वजह से काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है. सो यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज रीजंस व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. फिर आप लोग क्या लिखेंगे? विच प्रिकॉशंस विल यू टेक व्हाइल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो आप लोग क्या लिखेंगे कि पहले जो इंसान इंसान पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है, वो इंसान अपने आप को कवर करेगा प्रॉपरली, अपने आईज को प्रॉपरली कवर करेगा, ताकि वो जो स्प्रे है ताकि वो जो स्प्रे है वो उनके बॉडी और उनके आई के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. अदरवाइज वो उनकी स्किन को और उनकी आईज वगैरह को डैमेज कर सकता है. तो ये प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं वाइल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स. और क्या ले सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड का केमिकल है वो एडिबल चीजों पे ना मारा जाए. ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ना स्प्रे किया जाए. ऑफन बहुत बार नहीं स्प्रे करना चाहिए.
सॉइल के ऊपर हम लोग को पेस्टिसाइड ज्यादा करके स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करना है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल्स एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल, बिकॉज ना आई हैव टू डिस्कस दिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ व्हाइल। जितना मेरे से कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, पहले मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर मैं टेक्स्ट बुक के ऊपर जाती हूँ। ठीक है। फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ सम डिजास्टर्स, हाउ विल बी, एक सेकेंड, following are the pictures of some disaster, how will be your pre and post management, post disaster management in case you face any of those disasters। तो देखो, ये 3 डिजास्टर के आपको फोटोज दिए गए हैं। आप प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मतलब ये घटना घटने से पहले क्या करेंगे, और अगर ये घटना घट गई तो क्या करेंगे, इसके बारे में आपको पूछा है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 10 एंड वी विल डू दिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक 1। नेक्स्ट इज differentiate between mitosis and meiosis, again a very important topic। one second, पेपर खत्म होने आया है, आई कैन बिलीव इट। सो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोग को, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल वगैरह कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। तो वी विल फर्स्ट डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर हमारे पास आने वाला है फॉसिल्स के बारे में। तो 1 सेकेंड, नोट कर लेना आपकी बुक के अंदर भी। देखें, remnants and impression of such animals remain preserved underground, these are called as fossils। देखो, large number of large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano. Remnants and impressions of such organisms remains preserved underground, these are called as fossils। इतना आप लोग आंसर में लिख के आना है कि देखो, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, वोल्केनो की वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं, इनके ऊपर क्या गिरता है, पत्थर गिरता है। समझो जो ऑर्गेनिज्म मर गए, पहले के जमाने की बात है, समझो ऑर्गेनिज्म मर गए, इनको कोई रेस्क्यू तो करेगा नहीं। अब इनके ऊपर क्या गिरेगी, दूसरी मिट्टी आएगी, दूसरी मिट्टी आएगी, तो ये मिट्टी के ना दब जाते हैं, और ना ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो पत्थर के ऊपर बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मार्क करके रखो। यहाँ तक आपका आंसर होगा, ये वाला पॉइंट भी आएगा आपका, लार्ज एनिमल्स और of organisms get buried, uh, so large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impressions of such organisms remain preserved underground। इनको कोई निकालता नहीं है, ये वैसे के वैसे ही अंडरग्राउंड में रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल। अब देखो, आपको यहाँ पे कार्बन डेटिंग के बारे में बताया, आपको पता है आपकी बॉडी में ना कार्बन 14 होता है और कार्बन 12 होता है। कार्बन 14 जो होता है ना, वो रेडियो एक्टिव होता है, मैंने आप लोग को समझाया है। कार्बन 12 ये एक नॉर्मल एटॉमिक मास है। अगर नॉर्मल एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक मास रहेगा किसी एटम के पास में, तो वो क्या बन जाता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है। तो कार्बन 14 भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, और हमारे बॉडी में ना इतना एक रेशियो होता है, क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, इसका रेडिएशन वगैरह का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ।
And since then, only the decaying process of carbon 14 occurs simultaneously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. देखो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई इंसान मर जाता है तो क्या वो कुछ खाना खाने वाला है क्या? ऑब्वियसली वो इंसान डेड हो गया है, तो वो कुछ खाएगा पिएगा तो नहीं। तो कार्बन का इंटेक बंद हो जाता है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे बॉडी में, एक सेकेंड, हमारे बॉडी में जो C14 है, C14 और C12 का जो अमाउंट है वो तो सेम रहना चाहिए ना। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा सेम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ आप लोग के लिए, कि मेरे बॉडी में ना मरने से पहले 5 C12 थे और 10 C14 थे। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डेथ इनका रेशियो क्या आएगा मुझे बताओ। 5 C12 है, 10 C14 है, तो क्या होगा, C12, वन सेकेंड ना, C14 डिवाइडेड बाय C12 क्या होएगा, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5, राइट। ये रेशियो होता है ना, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा, 2। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड ये रेशियो सेम नहीं होता है, ये रेशियो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। बिकॉज जो डिनोमिनेटर में नंबर है C12, ये नंबर ना चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो C14 है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, वो धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप को रेडिएशन में कन्वर्ट करने लगेगा। ठीक है, तो देखो, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactive of C12 and ratio of C14 and C12 present in their body. This is called as carbon dating. अब एक इंसान की बॉडी का C14 का कितना रेडियो एक्टिविटी बचा है और C14 और C12 का रेशियो निकाल के हम लोग उस ऑर्गेनिज्म का एज निकाल सकते हैं। इसको हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। आप लोग अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे कि एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटरमाइंड बाय by ascertaining the radioactivity of C14 and also the ratio of C14 and C12. This process is called as carbon dating. कार्बन के रेशियोज को लेकर उस ऑर्गेनिज्म की एज निकालना। ठीक है, इस एज से क्या समझ में आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है और कौन से ऑर्गेनिज्म के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म आया होगा, ये सब हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को पढ़ना था अबाउट चैप्टर नंबर, वन सेकेंड, about meiosis and mitosis and then we'll go to mock drill. Okay, so we will study about meiosis and mitosis. मैं आप लोग को ना एकदम सिंपल आउटलाइन बता देती हूँ। माइटोसिस के अंदर ना रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाद में रहेंगे। तो इसमें क्रोमोसोम का इक्वल डिवीजन होता है, मतलब प्रॉपर जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने क्रोमोसोम बाद में भी रहेंगे। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है। मतलब क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं हाफ के अंदर। अगर 46 थे, कितने थे, 46, तो का कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। फिर क्या होगा, माइटोसिस जो है ना आपकी पूरी बॉडी के अंदर होता है एक्सेप्ट योर स्पर्म एंड ओवम। मियोसिस जो होता है वो सिर्फ स्पर्म और ओवम के अंदर ही होता है। माइटोसिस में क्या होता है ना, आपकी जो क्रोमोसोम है उनका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे क्रोमोसोम पहले थे वैसे क्रोमोसोम भी बाद में रह जाते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर ना क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जैसे पहले थे वैसे बाद में नहीं रहते। ये क्लास में ना और डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है,
इसमें ना क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मेकअप जो होता है ना, वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। ठीक है। सो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक से भी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है। एक सेकेंड। और एक और चीज, माइटोसिस जो होता है ना, वो दो स्टेजेस में नहीं होता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो दो स्टेज में होता है, मतलब दो स्टेज होता है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ऐसे हमने बनाया, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमने अपने इजी अंडरस्टैंडिंग और स्टडी के लिए बनाया है। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। तो आ गया। एक और पॉइंट लिख सकते हो, माइटोसिस के अंदर हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड ही रहेगा, डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड ही रहेगा। लेकिन मियोसिस में डिप्लॉइड सेल जो होता है वो हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर ना, ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोग को हल्का हल्का यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो meiosis is completed through two stages. Those two stages are meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination slash crossing over occur between homologous chromosome, and thereafter those homologous chromosome, not sister chromatids, are divided into two groups and thus two haploid cells are formed. देखा, इसके ऊपर ना आप लोग को सिर्फ ऊपर से बता दिया है, डिटेल में कुछ बताया नहीं है। इसको मैं एक बार क्लास में डिटेल में ले लूंगी ताकि आप लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाए अच्छे तरीके से। Meiosis 2 is just like mitosis in this stage. There is no point reading it furthermore. तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन एक लेक्चर में होगी, तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, following are the pictures of some disasters. How will be your pre and post disaster management in case you face any of these issues? For example, आप अगर ये इशू आप फेस करते हो, तो ये होने से पहले क्या करोगे आप लोग, ये होने के बाद क्या करोगे आप लोग, ये सब के बारे में बातें हो रही है। ठीक है। तो वी विल चेक विद द टेक्स्ट बुक कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड देन लास्ट का क्वेश्चन आप लोग को दिया है, ये दो दिया है कि विद द हेल्प ऑफ neat neat label diagram, write any three parts of inside of the flowers. एक second. With the help of a neat label diagram, write any three parts of inside of flower. मतलब फ्लावर्स के अंदर का जो पता है आप लोग को, एंड्रोशियम गाइनोशियम, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है। बेसिकली आपको जो हिबिस्कस का फ्लावर है, उसको डायग्राम बनाना है आप लोग को, उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स के अंदर। ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट व्हाट आर द थ्री एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस इन इंडिया, मेंशन टू मेजर्स दैट यू विल टेक टू प्रोटेक्ट दीज विथ रीजन। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा हमारे इंडिया में जगह है जिसको हम लोग कंटिन्यूअसली खराब करते जा रहे हैं, और हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं उनको ठीक करने के लिए, और क्यों लेंगे, इसके बारे में बताना है आप लोग को। देखो, इसका जो आंसर है ना, वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड ये वाला आंसर हम लोग अभी करेंगे। ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, मॉक ड्रिल वाला, तो वो भी करना है आप लोग को। एंड मॉक ड्रिल जो है ना, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट एड किट। फिर आप लोग को ये जो बोला ना, ये जो बॉक्स दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ये मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, उसके बाद में प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर
of this chapter. And again, nature and scope of disaster. इसके ऊपर आपके बुक में कुछ भी नहीं दिया है, सो वी विल टेक हेल्प ऑफ योर रेफरेंस बुक्स एंड उसके उसके थ्रू हम लोग उसका आंसर करेंगे. एंड एक क्वेश्चन क्या था आप लोग को, आपका फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो मैं आप लोग को करवा देती हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. इसमें देखो, पहले बाहर क्या होता है, केलिक्स. क्या होता है, केलिक्स. अंदर क्या है, करोला. फिर क्या होता है, एंड्रोशियम. फिर क्या होता है, गाइनोशियम. केलिक्स जो होता है ये आउटर पार्ट होता है. मोस्टली ये ग्रीन होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है. इसके सिग्नल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं. क्या बोलेंगे, सेपल. नेक्स्ट इज कोरोला. कोरोला जो होता है वो सेकेंड इनर पार्ट होता है, मतलब इनर वॉल होता है प्लांट का. और देखो ये केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, काइनोशियम हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल. क्या बोलते हैं, वॉल. WHORL. क्या बोलेंगे हम लोग उसको, वॉल. ठीक है. तो कोरोला जो होता है ना, ये कलरफुल सेगमेंट होता है आपके फ्लावर का. और इसको हम लोग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे. फिर ये क्या है आप लोग का, एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. और उसको इसके अंदर क्या सेगमेंट्स आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर के ऊपर क्या बनता है, पोलन ग्रेन. फिलामेंट क्या करता है, एंथर को, ये पूरे स्ट्रक्चर को फ्लावर से जोड़े रखता है. फिर क्या है, गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. और इसके अंदर तीन सेगमेंट्स होते हैं, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन गिरता है. स्टाइल पोलन ट्यूब को अपने अंदर से पेनिट्रेट होने के लिए देता है. और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम. ठीक है. सो फॉर this part we will do this with the help of our digest and reference books. And mock drill मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. And this we will do with the help of internet. पढ़ाई कर लो बच्चों ने तो शेर आ जाए. इसमें कितना प्यार दिख रहा है, मतलब ये मुझे डॉल्फिन दिख रहा है, मछली दिख रही है. हमारे टेक्स्ट बुक के ऊपर मुंह कुछ दिखता है नहीं, काली काली बुक बन गई है हमारी. मॉक ड्रिल क्या होता है, इट इज अ प्रैक्टिस. आपको पता है आपके स्कूल में कभी मॉक ड्रिल हुआ है कि ऐसे बोला जाता है कि आग लग गई है या आग लग जाएगी, ऐसा आग लग गई है स्कूल में तो आप लोग को ऐसे भागना है, आपको क्या करना है वगैरह वगैरह ट्रेनिंग देते हैं. ये वही होता है. ये हमारे कॉलेजेस में भी हुआ था. पूरी कॉलेज एक जगह पे स्टक हो गई थी मॉक ड्रिल कराने के चक्कर में. ठीक है. सो इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल वो डिजास्टर हो गया तो हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं उस डिजास्टर के अंदर, इसको चेक करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग मॉक ड्रिल परफॉर्म करते हैं. वर्चुअल या अपेरेंट सिचुएशन ऑफ डिजास्टर इज क्रिएटेड, मतलब झूठी सिचुएशन क्रिएट करते हैं. ठीक है. वर्चुअल या अपेरेंट सिचुएशन ऑफ डिजास्टर इज क्रिएटेड टू चेक द रिएक्शन टाइम फॉर एनी टाइप ऑफ डिजास्टर. मतलब क्या, एक झूठी डिजास्टर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं टू चेक कि हम लोग कितना टाइम में रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ट्रेड पर्सोनेल ऑब्जर्व देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डिजाइन्ड फॉर डिजास्टर redressal. This helps to check the efficacy of the system prepared for the disaster redressal. Mock drill is arranged on disaster of fire in various schools by the firefighters. It includes demonstration like
extinguishing the fire, rescuing the people trapped at the higher floors of building, rescuing the person whose clothes have catch the fire, etc. Such activities are also arranged by police forces and voluntary organizations. I guess this does not need any explanation. These two paragraphs only needed reading. बिकॉज रीड करके ही समझ रहा है ये कि देखो जो मैंने आप लोग को इनिशियली एक्सप्लेन किया कि हम लोग चेक करेंगे एक फेक सिचुएशन बनाएंगे और चेक करेंगे कि कैसे लोग परफॉर्म करते हैं। मोस्टली स्कूल्स में ये वाला मॉक ड्रिल होता है फायर वाला कि अगर हम लोग को एक्सटिंग्विश कैसे करना है फायर को, मतलब फायर को कैसे हम लोग को खत्म करना है, फिर जो लोग हायर फ्लोर्स पे अटके हुए उनको कैसे बचाना है, जिनके लोगों के कपड़ों में आग लग गई है उसको आग को कैसे कम करना है, ये सब चीजें कैसे करनी है ये दिखाया जाता है स्कूल के अंदर। फिर क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मॉक ड्रिल क्यों करना चाहिए, मॉक ड्रिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है, ये समझने वाले हम लोग। सो इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्स टू डिजास्टर मतलब क्या कि अगर कोई डिजास्टर हो गया तो लोगों का उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं मॉक ड्रिल करते हैं। फिर क्या इम्प्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ डिजास्टर कंट्रोल। मॉक ड्रिल से हम लोग को समझ आता है कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना मिल के वो लोग काम करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटीज, हमको समझ में आता है कि हम कितने काबिल हैं, अगर ऐसा कोई डिजास्टर हो जाता है इस वक्त हम क्या करने वाले हैं। फिर अबिलिटी इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल हमें समझ आया कि हम अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं तो उस टाइम हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे, कैसे हम लोगों की भी हेल्प करें और खुद की भी हेल्प करें एट द सेम टाइम। चेकिंग द कम्पिटेंसी ऑफ प्लान एक्शंस मतलब क्या हमने जो एक्शंस प्लान किया है क्या वो कम्पिटेंट है, क्या वो काबिल है कि अगर ये डिजास्टर आ गया उसमें क्या ये प्लान में उतनी काबिलियत है कि अगर ऐसा प्लानिंग की गया है तो लोग बच पाएंगे क्या नहीं, ये हम लोग जांच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री। फिर क्या है आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क। हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर्स भी होते हैं और रिस्क भी होते हैं, ये भी हमें मॉक ड्रिल करने का टाइम में समझ आ जाते हैं। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, दैट इज what are the three endangered heritage places in India mentioned to measure that will take to the text regions। आप लोगों को दिख रहा रहेगा ये स्क्रीन पे आंसर्स आएंगे। आप लोग को इस आंसर को एज इट इज नहीं लिखना है, जरा मॉडिफाई करोगे खुद के वर्ड में। यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के दे दूंगी, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख के दे दूंगी टेक्स्ट बॉक्स के हेल्प से। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सैंचुरी, ये तीनों सैंचुरी जो है, ये तीनों एरियाज जो है ये एंडेंजर्ड है मतलब खतरे में है। वेस्टर्न घाट खतरे में क्यों है? दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज थ्रेटन्ड बाय माइनिंग एंड द सर्च फॉर नेचुरल गैस। यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, इसकी वजह से ये क्या है, एंडेंजर्ड है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क क्यों है, आपको पता है यहाँ पे टाइगर्स टाइगर्स वगैरह रहते हैं। सो होम टू आइकॉनिक रॉयल बंगाल टाइगर्स, दिस एरिया फेसेस threats due to deforestation, dams, excessive fishing and trekking. Next is Manas Wildlife Sanctuary. This sanctuary is under threat due to dams and unsustainable water use. ये हमने पहले पता है लास्ट वीडियो में किया हुआ है।
ठीक है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, प्रमोटिंग, ये जगह आप लोग ये सब मत लिखो अंदर का, खाली ये ऊपर के पॉइंट्स लिखो। प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एंड लास्ट इज, हाँ ओनली टू मेजर्स बोला ना, तो खाली आप लोग इतना ही लिख के आओगे। सो आई एम राइटिंग द आंसर हियर। देखो, एंडेंजर्ड, endangered heritage places of India are are ऐसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर वन, वेस्टर्न घाट्स। नंबर टू, सुंदरबंस नेशनल पार्क्स। नंबर थ्री, सुंदरबन जाएगा। नंबर थ्री, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ways to protect। नंबर वन, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स। और ये करने से क्या होने वाला है ये मेरे को लिखना पड़ेगा। इम्प्ली हम लोग स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रूल क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका रीजन आपको आगे लिखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। Why? Because by enforcing stringent regulations on mining, deforestation, and other harmful activities, we can reduce the negative impact on the ecosystem. इससे क्या होगा? By using this method, we can reduce the negative impact on the ecosystem, and it will help to improve the habitat of endangered species। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा आपका? कि प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कम्युनिटी इन्वॉल्व, एंड
कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इससे क्या होगा कि द टूरिस्ट द टूरिस्ट मस्ट यूज द प्लेस विथ full precaution so that there is no harm to the place। ठीक है, इसके साथ में हमारा ये वाला पेपर कंप्लीट होता है। खाली ये वाला क्वेश्चन रह जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। पेपर सॉल्व करवाने का मोटिव ये नहीं है कि आप लोग को सारे आंसर, सारे कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगी, सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगी। सिर्फ आपको सब चीज रिकॉल कराना, क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो रिवाइज करवाना है। प्लीज उसको ही दिमाग में रख के ये लेक्चर्स वगैरह देखे, एंड प्लीज ये लेक्चर देखो ताकि आप लोग को इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, दिस वॉज टाइप ऑफ एक्टिविटी क्वेश्चन फॉर पेपर फॉर यू। नेक्स्ट पेपर दैट वी विल सॉल्व इज गोइंग टू बी मार्च 2022। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अब पढ़ाई करो अच्छे से, समझे।